हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए 2020 में जितने एग्जाम हुए थे उनके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर। और इस सीरीज में हमने जो है सीजीएल 2020 के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो है सभी सॉल्व करवा दिए हैं। उसमें टोटल 21 सेट थे, तो हमने पूरे 21 सेट जो है इसमें सॉल्व करवाए हैं। और यहाँ पर हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं CHSL 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर नंबर 2। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये हमने लिया है 4 अगस्त 2021 का है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है और शिफ्ट 1 वाला हमने कल इसको सॉल्व करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। और ये आपके जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं एसएससी की तरफ से, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे सीजीएल मेंस भी होने वाला है, ठीक है, तो उनके भी लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सेशन को पूरा जरूर लगाएं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। और ये है पहला क्वेश्चन। आप लोग इसकी जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको एक बार अपने आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका ये पैराजंबल का क्वेश्चन है। पैराजंबल करने का क्वेश्चन तरीका जो होता है मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, सीजीएल के हमने 21 सेट सॉल्व किए हैं, उसमें मैंने आपको पैराजंबल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं और किस तरह से एग्जाम में उसको सॉल्व किया जाता है वो हमने आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने वो सभी सेट लगाए हैं तो आपको इसको जो है सॉल्व करने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेंटेंस जो है कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पैराजंबल करने के लिए हम लोग ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जा करके देखेंगे कि सेंटेंस जो है कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो इसमें देखेंगे ए डी सी और बी, चारों ऑप्शन में एक एक अलग अलग आया हुआ है, यानी कि ABCD आए हुए हैं चारों ऑप्शन में पहला। तो इसका मतलब ये है कि हम केवल ये फाइंड कर लें कि हमारा सेंटेंस जो है कहाँ से शुरू होगा, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, और बाकी हमको मैच करने की जरूरत नहीं है, केवल हम ये फाइंड कर लें कि हमारा पहला सेंटेंसेस में कौन सा होगा। चलिए पढ़ते हैं, चारों पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि हिज आ गया। ठीक है, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन। अब ये इस हिज क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन से हम लोग जो है सेंटेंस को जनरली स्टार्ट नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि जब किसी स्टोरी का जो है बीच वाला पार्ट हो जाता है तब वहाँ पर स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन हम लोग पहली प्रायोरिटी इसको नहीं देते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ही वुड लाई डाउन, फिर से आ गया है ही। ठीक है, तब भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है सी से, एवरी डे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ। और यहाँ पर देख लेते हैं, आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कि सी से ही इसको शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जो है कंप्लीट सेंस ये वाला सेंटेंस दे रहा है। ठीक है, एवरी डे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट, यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिदिन जो है आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए जो है बेबी एलिफेंट को वहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, यानी कि ये कन्फर्म है कि जो है हमारा सेंटेंस जो है इसमें सी से शुरू होगा। और तो ऑप्शन नंबर जो है इसका तीसरा हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा मैच करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी और आगे पढ़ते हैं और आपको देखते हैं क्या आएगा। बी आएगा इसके बाद। तो फर्स्ट ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब पहले क्या हुआ, ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो जो है बालू में बैठ गया या फिर कह सकते हो लेट गया। वाइल आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर, जब मैंने उसको जो है साफ किया किससे, नदी के बालू से। उसके बाद आएगा आपका डी ऑप्शन, आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके थोड़ी देर मतलब कुछ देर के लिए वो जो है वाटर में ही पड़ा रहा। उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी ए आएगा, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। इबोनी जो होता है, इबोनी का मतलब होता है आबनूस। ठीक है, आबनूस एक पेड़ होता है और इसका मतलब काला भी होता है। ठीक है, ब्लैक। एंड ही वुड स्क्विल विद प्लीजर, और बाहर आने पर जब उसने मतलब नदी में लेटा हुआ था, बाहर आने पर हिज स्किन वुड बी शाइनिंग, उसकी जो है स्किन जो है बहुत शाइनिंग करने लगी। एंड ही वुड स्क्विल विथ प्लीजर, और खुशी से वो चिंगारने लगा। स्क्विल का मतलब होता है चिंगारना। ठीक है, जब हाथी वाले वगैरह चिंगारते हैं ना तो उसको बोलते हैं स्क्विल। ठीक है, तो ये था आपका
पूरा जो है पैरा जंबल, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं देना होता है, जल्दी से गो थ्रू करते हैं सभी सेंटेंस को और देखते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस जो है कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। बस हम केवल इसमें देखेंगे, अगर हमारा पहला सेंटेंस मिल गया है तो बस आंसर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब आपको पहचानना है कि सबसे पहले कि ये सेंटेंस क्या बना है, या तो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पैसिव में। यहाँ पर देखिए बाई आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस जो है पैसिव में है, ठीक है। और बाई से अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वर सोल्ड लिखा हुआ, ठीक है। वर सोल्ड का मतलब क्या है, वर्ब की मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, जब वो सेंटेंस जो है पैसिव में होता है। अगर एक्टिव में होता है तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। अब हम लोग केवल वर्ब ढूंढ लेते हैं कि सेंटेंस में कहाँ पर है। जब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तभी हम लोग इसको जो है चेंज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर आई हुई है। और सोल्ड की जो सेकंड फॉर्म होती है, मतलब सेल सोल्ड सोल्ड, ठीक है। तो सोल्ड ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो देखते हैं कहाँ पर है। इसमें आया है वर सोल्ड, ये नहीं हो सकता। हैव बीन सोल्ड, ये भी नहीं होगा। सोल्ड डिजाइनर हो सकता है, हैड सोल्ड ये भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम में जब भी आप बैठें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन जब भी करें, सबसे पहले वर्ब को मैच करें, फिर दूसरी जो है चीज़ें उनको मैच किया जाता है, ठीक है। जनरली आपको आंसर जो है केवल वर्ब मैच करने से ही यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। और आपको इसमें जो है मिस स्पेल्ड वर्ड जो है इसमें फाइंड करना है। तो एसिलरेट, एप्रोप्रिएट, एकमोडेट और एनिहिलेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ एकमोडेट, ठीक है, एकमोडेट। तो आपको इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करने से आपको ये होगा, अगर आपको इसका स्पेलिंग नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे इसको, कहाँ पर इसका जो है करेक्ट क्या हो सकता है। सर्च करने के बाद एक बार कमेंट में टाइप कर देंगे तो आपका जो है लंबे समय तक ये याद रहेगा उसके स्पेलिंग, ठीक है। क्योंकि 1-2 बार लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है याद हो जाता है। और इस सब की मीनिंग देख लेते हैं। एसिलरेट मतलब होता है चाल बढ़ाना, गति बढ़ाना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त यानी कि करेक्ट। और एनिहिलेट का जो मतलब होता है वो होता है क्या, सर्वनाश कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। एनिहिलेट का मतलब होता है सर्वनाश कर देना या फिर बर्बाद कर देना, ठीक है। और एकमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। एकमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर। और यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो है आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है सेंटेंस में। और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कहाँ पर जाना है, प्रैक्टिस फॉर, ठीक है। इतने पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करना है। जल्दी सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। आई प्रैक्टिस फॉर द डिबेट, दैट्स वाई आई एम लेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट, वाज प्रैक्टिसिंग फॉर, हैव प्रैक्टिस्ड फॉर, एम प्रैक्टिसिंग फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आएगा पहला ऑप्शन, वाज प्रैक्टिसिंग फॉर, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं जो है डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इस कारण से मैं जो है लेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट में है और ये इसके पीछे जो है बता रहा है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब वो पास्ट की बातें हैं। तो यहाँ पर ये पास्ट वाला हो जाएगा और इसको कंटिन्यूस में कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस का काम जो है कंटिन्यू था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। आपका जो है ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट में। और कहाँ पर करना है, यहाँ पर, ठीक है। इतने पार्ट में आपको जो है इम्प्रूवमेंट इसमें करना है। तो वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म दैट शी वर्क फॉर, ठीक है। तो रॉन्ग तो है इसमें, क्योंकि यहाँ पर सी है और यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क नहीं वर्क्स होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्क्स होना चाहिए, एक तो गलती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दैट ही इज वर्किंग ऑन, और वर्क के साथ जो है प्रीपोजिशन हम लोग विथ का यूज करते हैं, ठीक है। केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट सी वर्कड विथ आपका करेक्ट होगा। सेंटेंस यहाँ पर देखिए पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6 है, टू गो टू रेड इन द फेस। तो रेड इन द फेस का मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना, ठीक है, शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, टू फील इम्प्रेस्ड। टू फील इम्प्रेस्ड मतलब शर्मिंदा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, डर्थ, DEARTH, डर्थ, आपको इसको सिनोनिम बताना है। तो डर्थ का मतलब जो होता है वो होता है कमी। डर्थ मतलब क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है सिनोनिम फाइंड करना है। तो डेथ मतलब होता है मृत्यु। शॉर्टेज मतलब कमी होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। और वीकनेस मतलब कमज़ोर होता है। और लीकेज, लीक है, ठीक है, लीक से बना हुआ है। लीक, आप पाइप वगैरह लीक हो जाती है, ठीक है, तो लीकेज, ठीक है, जहाँ से वाटर निकलने लगता है उसको लीकेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 यहाँ पर और विजडम का आपको जो है एंटोनिम बताना है। तो विजडम का जो मतलब होता है वो होता है बुद्धिमान। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो मतलब क्या बात है, कूल दिमाग जो है, ठीक है, तो मतलब कि स्टूपिडिटी, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा एंटोनिम इसमें, स्टूपिड, ठीक है। और आपको सब पता है इसमें स्टेबिलिटी, स्टेबल, ठीक है, स्थिरता, और मैच्योरिटी, ठीक है, यूथ, सब पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, कंप्लाई। तो कंप्लाई का आपको जो है सिनोनिम बताना है। और कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। कंप्लाई मतलब होता है क्या, पालन करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एडोर, डिक्लाइन, ओबे और डेनी, ठीक है। तो ओबे जो होता है, ओबे का मतलब भी होता है क्या, पालन करना। ओबे इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। और डिक्लाइन मतलब इनकार कर देना, ठीक है, इसका अपोजिट होता है। डिक्लाइन मतलब इनकार कर देना। डेनी भी वही होता है। और एडोर मतलब होता है बहुत ही पसंद करना, किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होना, बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है, तो वो होता है एडोर, ठीक है, तो इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको जो है इसमें एरर फाइंड करना है। इस सेंटेंस में देखते हैं, ऑल आवर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लूड्स, ठीक है। तो आपको पता होगा हम लोग फर्नीचर्स का नहीं, केवल फर्नीचर का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग जो है फर्नीचर होना चाहिए, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे होते हैं। और इसमें जो है प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्नीचर्स, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं करते हैं, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर। और 11 में हम लोग ईडियम देखेंगे। ईडियम्स को जो है, इस ईडियम का आपको मतलब बताना है, फेल फ्लैट का, ठीक है। ये फेल फ्लैट का आपको इसमें मतलब बताना है। तो ही जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, ठीक है। तो फेल फ्लैट का मतलब होता है कोई भी असर नहीं पड़ना या कोई प्रभाव नहीं डालना, ठीक है। डीपली टच्ड फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट मतलब कोई प्रभाव नहीं डाल पाना। तो ही जोक्स, उसके जोक्स ने फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस पर कोई प्रभाव नहीं डाला है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखते हैं। इसमें ए पर्सन हु, ये आपका जो है वन वर्ड का है क्वेश्चन। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब, ठीक है। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब। एप्लीकेंट, कंटेस्टेंट, ट्रेनी, नॉमिनी, ठीक है। तो एप्लीकेंट होता है अप्लाई करने वाला। और कंटेस्टेंट आपको पता है जो किसी शो को चलाता है उसको क्या बोलते हैं, कंटेस्टेंट बोलते हैं। ट्रेनी जो ट्रेनिंग के लिए आता है उसको ट्रेनी कहते हैं। और नॉमिनी मतलब आपके बाद आपकी संपत्ति किसको ट्रांसफ़र की जाएगी उसको नॉमिनी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनी जो है बैंक वगैरह में जब आप लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम जो है भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर फिल करना है करेक्ट। तो दिस ट्रेन इज फॉर बिहार, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रनिंग, बाउंड, इंटेंडिंग, गोइंग, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आया प्रीपोजिशन फॉर, और बाउंड के साथ हम लोग जो है प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। अगर आपको ये याद होगा तब भी यहाँ पर भर लेंगे। और बाउंड फॉर जो होता है इसका मतलब होता है की तरफ अग्रसर होना, ठीक है, किसी की तरफ अग्रसर होना या फिर किसी स्थान की ओर ट्रेवल करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा बाउंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लेना, इसकी मीनिंग किसी स्थान की तरफ ट्रेवल करना, ठीक है। तो दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार या फिर की तरफ अग्रसर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर वेयर्ड, ठीक है।
और आपको जो है वेयर्ड का जो है करेक्ट यहाँ पर एंटोनिम बताना है। तो वेयर्ड का मतलब होता है जो है अजीब, भयानक, ठीक है। अजीब होता है, भयानक होता है, डरावना होता है वेयर्ड का मतलब। तो एंटोनिम आपको बताना है। तो नॉर्मल, एबनॉर्मल, अपीयरेंट, वाइड, ठीक है। तो नॉर्मल जो है इसका जो है करेक्ट जो है एंटोनिम हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सामान्य सा, और वेयर्ड मतलब होता है अजीब, ठीक है, भयानक। और एबनॉर्मल ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, वेयर्ड का। जो नॉर्मल नहीं उसको एबनॉर्मल बोलेंगे। अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट, वाइड मतलब आपको पता ही है, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 यहाँ पर। आपको जो है इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है कि एरर कहाँ पर है। तो एज सून एज द बस ड्राइवर वाज सीइंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स। तो यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर इस पार्ट में वाज सीइंग, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सीइंग का प्रयोग जो है हम लोग आईएनजी की फॉर्म में कभी नहीं करते हैं, ठीक है। सीइंग का प्रयोग हम लोग सी की मतलब आईएनजी फॉर्म का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और जब इसको हम यूज करना होता है तो यहाँ पर जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको जो है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सा होना चाहिए। तो एज सून एज द बस ड्राइवर सा द चाइल्ड, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो सी की जगह पर कहाँ पर एरर है, वाज सीइंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में इसमें जो है एरर हो जाएगा। तो कुछ वर्ब होती हैं उनको आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे सी, हियर, स्मेल और हैव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके कुछ वर्ब होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार इस रूल को जो है रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स का है। इफ द टेक्स्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन और विथ ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, ठीक है। तो इफ द टेक्स्ट बुक सील इज ब्रोकन और प्रीपोजिशन है विथ, ओपनड विथ, एडजस्ट विथ, क्लोज्ड विथ, टेम्पर, ठीक है। तो हम लोग टेम्पर के साथ जो है विथ का प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, टेम्पर विथ, ठीक है, टेम्पर विथ। और टेम्पर विथ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, टेम्पर विथ का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो इसको लिख लेना यहाँ पर, छेड़छाड़, ठीक है, छेड़छाड़ करना, ठीक है, टेम्पर विथ। तो इफ द टेक्स्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन, यदि जो है बुकलेट की जो है सील जो है ब्रोकन है और टेम्पर्ड विथ मतलब छेड़छाड़ हुई है, तो ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, और तुरंत इसको इन्विजिलेटर को बताएं, ठीक है। इन्विजिलेटर भी कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया होता है। तो जो एग्जाम हॉल के अंदर जो देख रेख करने वाले होते हैं, ठीक है, जो आपको बुकलेट वगैरह देते हैं, बांटते हैं, तो उनको इन्विजिलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर आपको जो है इसका वन वर्ड बताना है, कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड, इनफाइनाइट, प्रोजेक्ट, प्रोफाउंड, तो इसका जो करेक्ट होगा प्रोलॉन्ग्ड होगा, लंबे समय से चला आ रहा, ठीक है। तो कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, प्रोजेक्ट, प्रोफाउंड आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है और यह है पैराजम्बल क्वेश्चन। फिर से वही देखेंगे, सबसे पहले पैराजम्बल के लिए ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। कभी भी सेंटेंस को पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे पैराजम्बल में, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को ही इसमें देखेंगे और ये देखेंगे कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी चारों आ गए हैं चारों सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस जो है केवल हम ये फाइंड कर लें कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, तो वहीं से हमारा जो है सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, ऑन द अदर देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑन द अदर आया हुआ है, ठीक है। देयर इज ए, आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी रेट्स। पहला सेंटेंस होने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और कंप्लीट सेंस वहाँ पर सेंटेंस देना चाहिए, ठीक है। वो सेंटेंस जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तभी आपका वो करेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन ए टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स व्हाइल द फर्स्ट गिव्स प्रियोरिटी
ठीक है, टू द रूल्स द सेकेंड गिव्स इम्पोर्टेंस टू द पर्सन ऑन वन हैंड देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और मोर जनरली इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो ऑन द वन हैंड, ठीक है, और यहाँ पर है ऑन द अदर। तो इसका मतलब क्या है कि डी के बाद ही ए वाला सेंटेंस जो है आएगा, डी के बाद ही ए वाला सेंटेंस यहाँ पर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं डी के बाद ए कहाँ पर है। तो यहाँ पर ए डी है, नहीं आएगा। यहाँ पर डी के बाद ए है, ये हो सकता है, और यहाँ भी है, तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों डी ए इसमें भी दिया गया है, तीनों में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेंटेंस बी में डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन ए टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो ये आपका जो है पूरा करेक्ट जो है इसमें सेंस दे रहा है। डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन ए टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स, जो है डेमोक्रेसी जो है दो डिफरेंस जो है प्रिंसिपल्स पर, सिद्धांत पर चलती है। ठीक है, या फिर इसमें जो है अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है। और यहाँ पर उसके बाद जो है आएगा, तो हमारा जो है पहला सेंटेंस मिल गया है बी वाला, तो जो इससे है बी से ही बिल्कुल सेंटेंस सही होगा। और डी के बाद इसमें ए भी आया हुआ है, सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन ए टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स, और उसके बाद आएगा डी ऑन वन हैंड। पहला बात यह है कि देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ और मोर जनरली इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर है देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यहाँ पर जो है इक्वलिटी के सिद्धांत हैं बिफोर द लॉ के सामने, और मोर जनरली इक्वलिटी। ठीक है, और जनरली क्या है, यो इक्वलिटी है, मतलब समानता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ए ऑन द अदर देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, और दूसरे मतलब ऑन द वन हैंड, और यहाँ पर है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड के बारे में बात की गई। देयर इज द मतलब इसका दूसरा पक्ष है कि देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, और यहाँ पर है इसका जो है लीडरशिप के बारे में है। इसमें मतलब ये दोनों इसके अंतर हो गए, यहाँ पर दिखाया गया कि टू डिफरेंस। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है, दूसरा ये है। ठीक है, और उसके बाद आएगा इसमें जो है सी वाइल द फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू द रूल्स और द सेकेंड गिव्स इम्पोर्टेंट टू द पर्सन्स। पहला जो है ये किसको देता है, रूल्स को प्रायोरिटी देता है, और दूसरा पर्सन को। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और डेमोक्रेसी जो है यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, डेमोक्रेसी सब्जेक्ट बन गया है, और रेस्ट इसका जो है यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है। देखेंगे इनकरेक्टली जो है आपको वर्ड इसमें फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड जो है इस इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो सैक्रिफाइस SACRIFAIS बिल्कुल सही है। फीचर FEATURE सही है। हाईलाइट टॉर्चेस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत लिखा हुआ हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट जो है गलत लिखा हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है। 20 में देखेंगे आपको जो है इनडायरेक्ट जो है इसका फॉर्म बताना है। तो नरेशन है, विल यू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो विल से सेंटेंस आया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग विल का उड कर देते हैं। तो सेंटेंस में देखेंगे उड कहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो सी उड टेकन, ठीक है, सही है। सी टेक, ये तो प्रेजेंट विल आया हुआ है, ये भी नहीं होगा। और इफ सी उड, ठीक है, तो इसमें भी उड है, सही हो सकता है। और यहाँ पर विल है, तो ये भी नहीं होगा। केवल हमारे 2 ऑप्शन बच गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 3, दोनों में देखते हैं। आस्क्ड टू हर, यहाँ पर देखिए आस्क के बाद टू आया है, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, और आपका ये क्लोज टेस्ट आ गया है। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा है, तो आप लोग इसको जो है वीडियो पॉज करके एक बार गो थ्रू हो जाइए धीरे धीरे, तो उसके बाद फिर अपना आंसर हम लोग निकालते हैं। तो स्किल सेट वाज फाउंड इन 2014 या फिर 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड एंड डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं स्किल सेट वाज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट, मतलब कि स्किल सेट की स्थापना जो है 2014 में हुई थी। टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट अबाउट एजुकेशनल एक्सेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन एडमिशंस ऑफिशियल्स फंडिंग। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसकी थीम आपको पता चलेगी कि ये किस लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन ये जो है किस लिए बनाया गया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड एंड डिसेबिलिटीज़। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया है, किसके लिए, किसकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए
क्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड, जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल नीड है, किसी खास चीज़ की ज़रूरत है, या फिर जो डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर जो अपंग लोग हैं, उनकी जो है एजुकेशन के बारे में और उनकी नीड के बारे में यहाँ सब उसके जो है उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस जो है संस्था की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे ऑफिशियल्स लिखा हुआ है। ऑफिस मतलब या फिर ऑफिशियल जो होता है, ऑफिशियल का मतलब होता है ऑफिस से संबंधित, ठीक है। ऑफिस से संबंधित वर्क जो होता है उसको ऑफिशियल बोलते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल से होता है तो इसका मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है। तो ये एक बार एग्जाम में आया हुआ था तो इसको ध्यान रखेंगे, शायद एंटोनिम सिनोनिम में पूछा गया है। तो ऑफिशियल्स इसको बोलते हैं, या फिर वन वर्ड में आया था, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑफिशियल से मतलब होता है कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। यहाँ पर आगे देखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन thousands of inquiries every year offer to student on how to apply to college and universities across the country and how to find out about special। यहाँ पर देखते हैं द ऑर्गेनाइजेशन thousands of inquiries every year sends passes receive transmits, ठीक है। तो करेक्ट होगा इसमें रिसीव्स। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्किल सेट, ये जो है हर साल जो है हज़ारों जो है इंक्वायरीज रिसीव करता है, ठीक है। हज़ारों जो है इंक्वायरीज में जो है हर साल रिसीव करता है। एंड ऑफर्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, एंड ऑफर्स टू स्टूडेंट ऑन हाउ टू अप्लाई टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड ऑफर्स इंस्ट्रक्शंस एडवाइस कंडीशंस कमेंट्स, ठीक है। तो एडवाइस जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, एडवाइस आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो है ये मतलब हज़ारों जो है इंक्वायरीज को रिसीव करता है और ऑफर्स एडवाइस और सलाह देता है टू स्टूडेंट को ऑन हाउ टू अप्लाई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से अप्लाई करें। एंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल, और किस तरह से पाएँ, फाइंड आउट मतलब पाना, किस तरीके से पाएँ। अबाउट स्पेशल, आगे बढ़ते हैं, अबाउट स्पेशल प्रॉपर्टीज फैसिलिटीज सिस्टम्स इफेक्ट, फैसिलिटीज हो जाएगा यहाँ पर, अबाउट स्पेशल फैसिलिटीज दोज, कहाँ गया, स्पेशल फैसिलिटी एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। और किस तरीके से वहाँ पर आप जो है स्पेशल फैसिलिटीज़ पा सकते हैं और स्कॉलरशिप्स पा सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सेंटेंस का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ये जो है हर साल जो है हज़ारों इंक्वायरीज रिसीव करता है और स्टूडेंट्स को जो है सलाह ऑफर करता है या फिर देता है कि किस तरह से आप पूरे देश भर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर स्पेशल जो फैसिलिटीज़ हैं और स्कॉलरशिप हैं उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है, इस पर चलते हैं। वी इंश्योर इजली एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट दोज हु डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो एडिशनली एक्सक्लूडिंग स्पेशली एक्सेप्ट, तो स्पेशली जो है इसमें करेक्ट होगा, स्पेशली दोज विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। वी इंश्योर, हम सुनिश्चित करते हैं इजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इजी तरीके से कैसे एक्सेस करें। फॉर ऑल स्टूडेंट स्पेशली दोज विथ डिसेबिलिटीज, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके किसके लिए, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो अपंग लोग हैं उनके लिए, ठीक है। योर डोनेशन, बाकी सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हो गया है। योर डोनेशंस एंड सजेशंस विल हेल्प टू इम्प्रूव आवर सर्विस टू कस्टमर एंड यू विल आल्सो हेल्पिंग अस टू कंटिन्यू फॉर वैल्यूएबल वर्क, और आप हमें इस तरीके से पे करते रहें, हम जो है स्टूडेंट्स के लिए अच्छे काम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपना सेट, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई चीज़ भी नहीं समझ में आई हो तो उसको कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सीजीएल के सभी सेट सॉल्व करवाए हैं तो उनको भी आप लोग सॉल्व करते रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।